अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं एक खबर के बारे में एक खबर के बारे में जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन कोई अदम बर्दाश्त जो माशरे में हमारे हो चुकी है, देयर इज नो, और गुस्सा और बदला लेने की ख्वाहिश और एक एंटाइटलमेंट के हम बदला ले सकते हैं और अगला जो है वो हमारी सुने और खाए। सवात में जो 13 साला बच्चे की एक अनबिलीवेबल तशद्दुद के बाद उसकी मौत हुई है, उसके हवाले से वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। और ऐसे हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, इतने केसेस हैं, और जब हम इसकी बात करते हैं और वाइड स्प्रेड, मतलब हर लेवल ऑफ ए कन्वेंशनल मीडिया, अगर हम हैं, सोशल मीडिया, हर कोई इस पे बात कर रहा होगा, और फिर कुछ अरसे बाद इस किस्म की और खबरें आएंगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सीखता है, कोई सुनता है, कोई समझता है। इसका पहलू ये भी है कि इतना सोशल मीडिया का दौर, टीवी है, अखबारात हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, हर तरह का मीडियम है, और उस पे मोबाइल कैमरे हर इंसान के हाथ में हैं। डर नहीं है। मतलब इस दौर में तो आप वैसे ही कोई भी इक़दाम उठाने से पहले 100 दफा सोचें कि कोई वीडियो बना लेगा, किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, बाद में ये वाकया मंजर आम पर आ गया तो पुराना दौर तो है नहीं, ये जुबान ज़द आम होगा, हर घर में इसका चर्चा होगा। नहीं, लेकिन जिससे नहीं सोचता वो नहीं, तो उस ढिठाई चेक करेंगे, ढिठाई है कि उससे भी खौफ नहीं है कि भाई हमारी बदनामी होगी या फिर हम पकड़े जाएंगे कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम मुजरिम हैं। नहीं, अगर 1% भी चांस है ना कि हम बच जाएंगे तो इट्स ओके, विल डू इट। तो ये मतलब ये तो एक किस्सा है जिसके बारे में हम तफसील में बात करेंगे, बट दिस इज रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। एंड ऑल्सो पता है क्या, फिर आप कहेंगे कि हम हर मसले को उस मसले से जोड़ देते हैं। ये बहुत सारे मसाइल हमारे यहाँ इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं लोगों के, और ऑब्वियसली उतने मीन्स नहीं हैं कि उन्हें संभाला जा सके। तो जो भी ऑप्शन मिले, जो भी ठिकाना मिले बच्चों को आरे लगाने का, आप कहते हैं ना आम ज़बान में, आरे लगाने वाली ही बात है, क्योंकि बस वहाँ बच्चे को डाल दो, ठूस दो, छोड़ आओ। एक बहुत ही गरीब कोई फैमिली है जिसमें माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और भी बड़े काम कर रहे हैं, और बच्चे पे बच्चे हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है उन बच्चों का? कहीं आरे लगाएंगे ना, कि कहीं तो भेजेंगे, कोई मदरसा हो, कोई स्कूल हो, कुछ भी हो, कोई पड़ोसियों के घर ही हो, कहीं ना कहीं तो डालेंगे ना उन बच्चों को। और फिर ये होता है बिकॉज जहां आप उन बच्चों को छोड़ के जा रहे होते हैं, उनको भी आगे से पता होता है कि बड़ी मजबूर फैमिली है, ये नहीं पूछेंगे। इन एनी केस वी कुड रियली गो ऑन अबाउट इट एंड वी इंटेंड टू डू दैट लेटर इन द शो। अच्छा जी, अभी ज़ाहिर है मौसम की सख्तियां और सूरत हाल जो सैलाब ने की हुई है पूरे मुल्क में, उसके नुकसानात का अब तखमीना लगाया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला एज वी स्पीक जारी है। इस्लामाबाद में भी बारिश होती रही है वक्फे वक्फे से, फिर बारिश के बाद हब्स पड़ जाता है, गर्मी होती है, फिर इसका मतलब है बारिश का पेशकमा साबित होती है वो गर्मी। लाहौर में दोबारा रात से बारिश हो रही है। सो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मजीद बारिशों की पेशगोई है। दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाफसाबाद के मुल्का देहात के रिहायशियों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल ननकाना साहब में सैलाब से सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का कहना था कि सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का इजाला किया जाएगा। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 26 जून से अब तक मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो कितनी होगी है? 252, 252 सिर्फ बारिशों की नजर, और 611 जख्मी भी हुए हैं। इस्लामाबाद में बरसाती रेले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी की तलाश जो है वो तीसरे रोज में दाखिल हो गई। वी वर जस्ट थिंकिंग कि चले इंसान शख्स बह गया, नहीं मिला, कुछ अरसे बाद शायद मिल जाए, उसकी उम्मीद की जा सकती है। इतनी बड़ी गाड़ी बह जाए और वो नजर ही ना आए, उसके बाद पानी का आप प्रेशर देख सकते हैं, वो गाड़ी तो फिर बिल्कुल टूटी गई होगी कि वो बाय पीसेस इधर उधर होगी, और इंसान क्या सोचे कि वो गाड़ी कहीं जाके फंसी नहीं। तलाश का दायरा जो है वो इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरियाए समाम में गोरखपुर तक जो है वो फैल गया है। मतलब ढूंढा जा रहा है उसे। बाप बेटी मंगल की सुबह 8 बजे करीब रेले में बहने के बाद से लापता है, और अब तक तलाश करने वालों को गाड़ी के बम्पर और साइड मिरर के अलावा कुछ भी नहीं मिल सका। मतलब आप वो ट्रॉमा सोचिए कि एक इंसान अपने घर से निकला है और घर से निकल के, और शहरों की बात कर रहे हैं हम,
समंदर पे नहीं है, हम कहीं दरिया भी नहीं बह रहे, कोई घर से निकलकर कोई ये सोच भी सकता है कि हम डूब जाएंगे घर से निकलकर पानी में? क्योंकि वो तो आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना कि आप घर से अपने 5 मोहल्ले कदम में 10 कदम दूर हैं, अपने मोहल्ले में ही है, लेकिन अंदाजा कर लें कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, बुध को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की वजह से दरियाए सवा की सतह और बहाव की रफ्तार में इजाफे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा, इसलिए ऑब्वियसली ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। और उधर बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब में बह जाने वाले 4 सयाहों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों को अब तक तलाश नहीं किया जा 15 सका। तो मिले ही नहीं है, 15 अभी नहीं मिले हैं। दयामिर के थौर नाले में सैलाबी रेले में कल 2 अफराद और बह गए हैं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद है, अब तक हजारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासर अफराद को निकालने और उनकी खुराक के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत की है। सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में एक्चुअली सैलाब के रेले की नज़र हुए। एक भतीजा जा रहा था, फिर वो चचा उसके पीछे गया, फिर बाकी फैमिली जाती रही। रेले में बहकर जहाँ बहक होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने बताया कि इनके वालिद ने बेटे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। बस से निकल रहे थे, पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था। वो इतना सा जी 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया, वो भी फंस गई। फिर मेरा माय फादर ऐसे करके अंदर गया। अच्छा, वो भी लापता है। वो अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। अच्छा, ये कहना भी वैसे तो बुरा ही लगता है, लेकिन अगर कोई इस तरह पानी में गिर जाए ना, आपके दोस्त, आपके अहबाब जो भी हैं, ऑल्दो इंस्टिंक्ट है कि आप उनके आगे छलांग लगाएंगे और आपका दिल तो ऑब्वियस यही होगी कोशिश कि उनको बचाया जा सके, लेकिन अक्सर जो बचाने के लिए छलांग लगाते हैं वो तो दोबारा नहीं मिलते। तो ये मतलब हमने सी व्यू कराची में भी कितने ऐसे किस्से जो हैं इन पीस टाइम, जब बारिशें वगैरह नहीं हो रही होती तब भी हमने सुने हैं, अगर हाई टाइड हो तो कोई किसी भंवर में फंस गया है, उसके दोस्त उसको बचाने जाएं तो सारे उसमें से कोई भी नहीं फिर मिलता। तो ये भी एक खौफ होता है, लेकिन इंस्टिंक्ट है ना, ऑब्वियसली जब आपको नजर आ रहा है कि आपका बच्चा जो है वो बह गया है तो यू विल गो आफ्टर दैट। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट ने मकामी अफराद को भी आजमाइश में डाल दिया है। बाबूसर सरथक नाले के पहाड़ी इलाकों में आबाद लोगों के मकानात और सामान बुरी तरह नुकसान इसको पहुंचा है, मगर इन मुश्किल हालात के बावजूद सयाहों की मदद के लिए ये पेश हैं। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर मलबे में फंसे सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करते रहे हैं। ये खाने पीने का बंदोबस्त भी करते रहे हैं। कई सयाहों को लोगों ने अपने घरों में ठहराया है, पनाह दी है। जेहलम में तूफानी बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम तालाब बन गया। अटक में नदी नाले बिफर गए हैं। बरसाती नाले का पानी गली मोहल्लों में दाखिल हो गया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये हर साल अगर इसी तरह होता रहा तो हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर इट एंड व्हाट आर आवर प्लान्स। एंड वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बट सर्टनली इसके लिए दुनिया से एक्सपर्ट आए या हमारे दुनिया से एक्सपर्ट एटलीस्ट ये है कि वी नीड टू कंसल्ट, मतलब आपस में सारों को, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम हमारा नहीं रहा, पूरी दुनिया में सैलाब आ रहे हैं और बारिशें जो हैं वो तवक्को से बहुत कई ज़्यादा हो रही हैं। तो लिहाजा वो आप कह रहे हैं ना कि अगले साल या उससे अगले साल हम मतलब अब से क्या करना है। इसके बारे में तो पूरी एक कंसल्टेशन होनी चाहिए। डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, NDMA से एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, जाहिर है अभी ये हम इसे तबाही का सिलसिला ही कहेंगे, ये चल रहा है, ये जारी है। कल भी 2 मजीद लोग बह गए। मजीद कितनी, ये सीजन तो मानसून का है, मगर मजीद कितने क्लाउड बर्स्ट, मजीद कितनी फ्लैश फ्लडिंग, मजीद कितनी बारिश इस सीजन में तवक्को है, ताकि क्या करें, फिर तैयारी करें। जाहिर है तैयारी तो पहले भी की थी लेकिन किसी काम ना आई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने फरमाया कि इस साल जिस तरह हम देख रहे हैं फ्लड्स की सिचुएशन, और मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बात बता चलूं कि अब वो कन्वेंशनल फ्लड्स का कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज ने चेंज कर दिया है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लड्स की वेरिएंट्स हैं जो अब हम आने वाले सालों में भी देखेंगे और इस साल में भी देख रहे हैं। नॉर्मली देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि रिवराइन फ्लड, यानी कि दरियाई सिलसिले में पानी का बहाव तेज होना और उसकी इनंडेशन से फ्लडिंग होना। लेकिन इस साल हमने देखा है कि फ्लड ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज किया।
और रेदर देन रिवराइन फ्लडिंग, जो अब नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है, वो लोकल इनंडेशन या लोकलाइज्ड फ्लडिंग। इवन अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के डिफरेंट वेदर स्टेशंस में बहुत इरेटिक रिकॉर्डिंग है रेनफॉल की। सैदपुर विलेज जो कि मारगला के फुट हिल्स पे है मौजूद, वहाँ की जो रिकॉर्डेड रेनफॉल है इट रीचेस टू द वैल्यू ऑफ द 190। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अगर हम देखें रिकॉर्डेड वैल्यू, तो वो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ 10 मिलीमीटर की आती है। तो इट मींस के विद इन अ सिटी अब इतनी लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव सेल्स बनना शुरू हो चुके हैं बादलों के भी, कि विद इन अ स्पेसिफिक सिटी भी कोई रीजन जो है वो बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन्स को देख रहा है, और कुछ रीजन जो है वहां पे बारिशों की मिकदार कम है। यानी अब लोकलाइज्ड फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट या लोकल इनंडेशन या अर्बन फ्लडिंग जो है एक न्यू थ्रेट बन चुकी है आने वाले सालों में, जो और प्रोमिनेंट होगी। सेकेंडली, फ्लैश फ्लडिंग यानी पहाड़ी सिलसिलों में पानी का बहाव तेज होना, टोरेंशियल फ्लडिंग यानी एक कम वक्त में ज्यादा बारिशों का होना, और इवन क्लाउड बर्स्ट यानी कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पूरे बादल का फट जाना। Then coastal inundation, sea water intrusion और a number of different flood के variants अब आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज इस तरह के डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ फ्लड्स को लाएगा। ये तो डॉक्टर तैयब, ये तो हमें इस साल, इस एक साल में, ऑल्दो ये सिलसिला काफी अरसे से शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस एक साल में हमने बड़े एग्जांपल्स देख लिए पाकिस्तान में ही। अब हमें ये बताएं कि क्या दिस इज रीजन स्पेसिफिक for us only, because we have seen floods in Texas as well, in China as well, in some European countries too. इस साल बड़ा ही unprecedented रहा है हर जगह. So this is not just confined to our region. Exactly. इसके सिलसिले में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता चलूं कि पाकिस्तान में मूनसून 2025 की अगर बात की जाए तो ये इट इज नॉट ओनली द मूनसून रेन्स, इसमें एक बहुत मेजर फैक्टर जो है वो मगरबी हवाओं का आना, यानी वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न सिस्टम का अराउंड 5 डिफरेंट स्पेल्स फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक इस वक्त जो खतरा है वो मेडिटेरेनियन यानी बहीरे रोम का है। बहीरे रोम में इस वक्त मेडिटेरेनियन हीट वेव चल रही है और 6 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त मेडिटेरेनियन सी का हो चुका है। अब जो बुखारात मेडिटेरेनियन सी से बन रहे हैं, ये वेस्टर्न सिस्टम जो है कंटिन्यूसली जो है इट इज ब्रिंगिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड आल्सो टुवर्ड्स चाइना, अफगानिस्तान एंड इंडिया के रीजन में जो अभी हम बारिशों की जो देख रहे हैं प्रेडिक्शंस एंड आल्सो ट्रेंड, ये काफी बढ़ रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मूनसून बट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज वेल। जापान में इस वक्त एक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस डेवलप्ड हैं, आपको पता ही होगा कि जापान में भी एक देयर इज अ बिग साइक्लोन जो कि इम्पैक्ट कर रहा है कंप्लीट हमारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को। एंड इस वक्त बे ऑफ बंगाल में नंबर ऑफ डिफरेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बन रही हैं, और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये इंडिया से होते होते प्रोग्रेसिवली पाकिस्तान के में आ रही हैं, और इस बार अराउंड 4 डिफरेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशंस मध्य प्रदेश से होते हुए अच्छा, अब डॉक्टर साहब, वर्ल्ड टेम्परेचर्स आर राइजिंग एवरी ईयर इज हॉटर देन द प्रीवियस वन। अगर बहीरा रोम में इतना टेम्परेचर बढ़ गया है और उसका असर वेस्टर्ली वेव की सूरत में हम पर पड़ रहा है, तो जाहिर है अगले साल भी पड़ेगा और उससे अगले साल भी पड़ेगा। हम यहाँ क्या करें? हम मतलब ठीक है, हम अपने तजावुजात का खात्मा करें, दरियाओं नदी नालों के रास्ते छोड़ें खोलें, लेकिन और क्या करें? क्या हम अपना टूरिस्ट सीजन भी कन्फाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, हाँ जी मई जून के बाद आप नहीं जा सकते? क्योंकि इट इज रियली ट्रैजिक जो हो रहा है पर्टिकुलरली हमारे पहाड़ी इलाकों में। छुट्टी और समर में कहीं जाना इज अनदर थिंग। यहाँ तो इस्लामाबाद में तो लोगों के घरों के आगे ये सारा हुआ है। सो हमने नेशनल सतह पे अब क्या पॉलिसी अपनानी है टूरिज्म को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वाटर स्टोरेज को लेके? व्हाट आर वी डूइंग? जी इसमें जो इम्पोर्टेंट अभी मेजर इंटरवेंशंस जो कि एट ए गवर्नमेंट लेवल लेने की जरूरत है, जो कि जिसपे एनडीएमए का भी मेजर फोकस है, इट इज टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन। अब मिटिगेशन से ज्यादा एडॉप्टेशन की तरफ फोकस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अमल है जो आने वाले सालों में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लेने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एडॉप्टेशन की बात करूं, बिकॉज हर साल अब ये पैटर्न्स जो हैं ये हमेशा मैनिफेस्ट होंगे, और मिटिगेशन अब वो सोल्यूशन नहीं रहा कि हम इन इम्पैक्ट्स को रोक सकें। फ्लड्स इस तरह डिफरेंट वेराइटीज में आएंगे।
अब एडॉप्टेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपके सामने फैक्ट रखूं कि जैसे कि 252 टोटल डेथ्स रिपोर्टेड हैं, इनमें से 56% जो डेथ्स की मेजर कॉज है इट इज द स्ट्रक्चरल कोलैप्स या हाउस के कोलैप्स होना। यानी हमारे जो घर हैं वो उतने रिजिलियंट नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर्स इतने रिजिलियंट नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी फ्लड की टाइप को, ना ओनली फ्लड बट ऑल्सो टू द हीट वेव और नंबर ऑफ डिफरेंट कैस्केडेड हैजर्ड्स जो आने वाले साल में प्रोमिनेंट होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ले रहा है इस टाइम पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट करना एट अ प्रोविंशियल लेवल के हर प्रोविंसेस के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है। हमने एक जामे प्लान बनाकर सूबों को दे दिया है कि जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का नाम देते हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सी वो रेजिलियंस के पैरामीटर्स ऐड करें ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके टू द डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट्स। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इसमें इट इज नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द फ्लड्स ओनली, हीट वेव के लिए फॉर इंस्टेंस जो बिल्डिंग के एंक्लोजर्स की डिजाइन अब आने वाले सालों में हमने किस तरह अपने बिल्डिंग्स को पैसिव एंक्लोजर्स की डिजाइन करना है, हमने थर्मल कंफर्ट्स कैसे अपनी बिल्डिंग्स में देनी है, हमने विंडोज की ग्लेजिंग्स कैसे डिजाइन करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर फ्लड की बात की जाए तो हमने अपने बिल्डिंग्स के प्लिंथ लेवल को कितना फाउंडेशन को कितना डॉक्टर तैयब, देयर इज अ लॉट टू अनपैक देयर। बहुत सी चीजें आपने बताई और बॉटम लाइन इसकी ये है कि वी रियली नीड टू अडैप्ट टू द न्यू रियलिटीज ऑफ दिस टाइम एंड एरा, बिकॉज ये सब कुछ पहले नहीं था, ये अब सब नया है और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना है। वो हमें वो दरख्त वगैरह लगाना है एंड ऑल दैट, वो तो करना ही करना है, लेकिन हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। क्योंकि वो होना चाहिए था और उससे कोई बेहतरी हो सकती थी, वॉर फुटिंग पे होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन वी आर पास्ट दैट स्टेज। तो अब हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने आप को किस तरह सिक्योर करना है, दोज आर द कन्वर्सेशंस वी नीड टू हैव। अभी भी हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाए चले जा रहे हैं, अभी भी हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं टू द क्लाइमेट चेंज, अभी भी हम नाले दरियाओं नदी नालों के रास्तों में तजावुजात तामीर कर रहे हैं। सो वी हैव नॉट लर्नड एंड प्रोबब्ली वी डू नॉट सीम टू लर्न एज़ वेल। डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ हैं, एनडीएमए एक्सपर्ट। फैजुल्लाह फिराक हमारे साथ मौजूद होंगे और तर्जुमान हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के। 4 में से 5 लोगों की मौत की तस्दीक हुई थी। सयाहों की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोकल्स भी थे जो उस रैली में बह गए थे। बाबू सर, टॉप के बारे में सबसे पहले तो बताइए, जो 15 सयाह मिसिंग थे उनका क्या स्टेटस है? रेस्क्यू का काम कहां पहुंचा, कहां तलाश किया जा रहा है, क्या कंडीशंस अभी इस काबिल हैं कि तलाश का सिलसिला जारी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और ये गुज़िश्ता 2 दिनों से जो ह्यू एंड क्राई है और खासकर शहर बाबूसर पे जो तबाही है बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद जो हुकूमत के रेस्क्यू इब्तिदाई जो इतलात थी कि इसमें 10 से 15 गाड़ियां तो हमारे सामने उसमें बह गई थी और उन गाड़ियों में से ज्यादातर खाली गाड़ियां थी क्योंकि उसके अंदर सवार जो टूरिस्ट थे वो भाग गए थे। और उसके बाद वो जो गाड़ियां थी उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, वहां पे सर्च ऑपरेशन हुआ और इब्तिदाई तौर पर ये कहा गया कि यानी शाहिदीन ने भी ये कहा कि 10 से 15 लोग जो है वो बह गए हैं, इसमें लापता है। तो ये शुरू से कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग इसमें लापता है। 4 कैजुअलिटी 5 डेड बॉडीज हमने पहले निकाली थी और एक डेड बॉडी आज रात को हमने रिकवर की है। वो छोटे से मासूम से बच्चे की डेड बॉडी है जिसको RHP हॉस्पिटल चिला शिफ्ट किया है। थोड़ी देर तक उसके आबाई इलाका शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने कल उस मुतासर इलाके का बाकायदा दौरा किया है, जहाँ पे उसने मुतासरीन से बातचीत भी की है और सर्च ऑपरेशन को खुद मॉनिटर भी किया है, जायजा भी लिया है और कल लीड भी किया। उसके साथ सूबाई वज़रा भी थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम महकमों को डायरेक्टिव्स दी है कि वो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन में कोताही न करें और लोगों की जिंदगियां बदलने में, सड़कों की बहाली में, लोगों की जिंदगी की बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें और आखिर तक जाए। हर जो गाड़ियां दबी हुई हैं हर गाड़ी तक जाए और ये देखें कि कौन कहाँ पे है और अल्लाह ताला बचाने वाला है, बचा भी सकता है। तो ऐसी सूरत हाल वहाँ पे है और जेमर के अंदर और खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाबी तबाहकारियां हैं, जो में लोग साहब हमारे साथ कुछ विजुअल्स भी चला रहे हैं और जिसमें जिस तरह के आपने कहा कि रोड की रिकंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली वो बहाली होगी रोड की, तो फिर वहां से लोग निकलेंगे।
वो भी हम देख रहे हैं, और वो भी बड़ा ही एक डेंजरस एक्ट हमें लग रहा है, क्योंकि वो अभी भी बड़ा लूज है, वो रॉक्स वगैरह और वो टेरेन जो उधर है वो बड़ी लूज सी लग रही है, तो वो भी हमें खतरा है उस चीज का। ये बताएं कि आगे का कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि अब तो हम हर साल ही कुछ ऐसा होता देख रहे हैं कि शायद इन महीनों में, इन मौसमों में लोगों की वो जो रसाई है कि वो जी बाबू सर टॉप जा रहे हैं, और जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे, लेकिन नॉट एनी मोर, अब वो बड़े डेंजरस हो गए हैं, खासतौर पे इस मौसम में। तो कुछ ऐसा सोचा है कि अब उसको बंद कर दिया जाएगा, नॉट ओपन टू पब्लिक? ये जो अफसोसनाक कल का जो सैलाबी रेले हैं, ये बाबूसर टॉप पे नहीं आए हैं। ये बाबूसर टॉप से नीचे आके कोई 25 किलोमीटर के फासले पे नीचे आके मैदानी इलाके में ये सैलाबी रेले आई है। टॉप तो कोई सैलाबी रेले नहीं आता। तो ये जो थक नाला है, वैली है पूरे बाबूसर की, उस वैली पे ये सैलाबी रेले है। ये अनएक्सपेक्टेड है और माजी में इस तरह नहीं हुआ है, और रेली माजी में भी ये रेले आते रहते थे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था, इस दफा हुआ। लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। गिलगित बल्तिस्तान से मैं आपको बताऊं कि अरबों का नुकसान हुआ है जीओसाई में, बल्तिस्तान में, जिधर में, दियमर के इलाकों में जारी नुकसान के अलावा इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के मामला पर नोटिस लिया है, बहुत खुशाइंदा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम ये समझते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रोविंस है वो ग्रांट इन एड पे चल रहा होता है, यहाँ से ग्रांट आएगी तो वो सर्वाइवल करता है। इसलिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के पास भी इस तरह के फंड बड़े लेवल पे नहीं होते हैं। पाकिस्तान एनडीएमए और वज़ीर आज़म खुद भी इस मामले को देख रहे हैं। फैजुल्लाह फिराक साहब, ये भी बताइएगा कि जो सड़कों की बंदिश थी, अब उसकी बहाली का ऑल्दो काम जारी है, सयाह ऑलरेडी फैमिलीज कितनी फंसी हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ये हमारे पास कोई नंबर है या आपके पास कोई नंबर है? अगर फंसे हुए हैं और नहीं बाहर निकल सकते, वापसी के रास्ते बंद हैं, तो क्या होटल हैं वहां पे, सहूलियात हैं? आप लोग इस इशू को भी देख रहे हैं? कल 2 दिन से वहां पे जिस तरह का माहौल था कि बाबूसर रोड के ऊपर 200 से 250 जो टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू करके क्लास से शहर शिफ्ट किया था। वहां पे जो मुकामी लोग हैं उन्होंने अपने होटल्स उनके लिए मुफ्त प्रोवाइड किए थे, और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने भी उनके खाने और रिहाइश का इंतजाम किया था। अफवाज पाकिस्तान ने खासकर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, हेली का हमने इस्तेमाल किया था, हेलीकॉप्टर का। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोई टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि शाहराए नारान और बाबूसर जो है वो तो बंद है, लेकिन शाहराए कराक्रम जो है, जिसको शाहराए रेशम भी कहते हैं, खुंजराब से लेकर रावलपिंडी तक, ये खुली है, यहाँ पे वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी कोई टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है। चलें, तसल्ली हुई है सुन के, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराक साहब, तर्जमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान। लेक यू टू इस्लामाबाद नाउ, क्योंकि वहाँ मतलब देखिए, ये तो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एवरीथिंग, ये सब कुछ वहाँ हुआ। इस्लामाबाद में तो आप घर से निकलें और गायब हो जाएं, वो भी एक बड़ी कंसर्निंग बात है। पानी उतरा है और उस इलाके की वीडियो सामने आ रही है, उस हाउसिंग सोसाइटी की, मतलब घर बने हुए हैं जिस तरह मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं, चौक चौराहे। मरियम नवाज कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन एक चल रहा था उस बाप बेटी के लिए जो अपने घर से कुछ दूर ही गए हैं और फिर उनकी गाड़ी बह गई है, ना गाड़ी मिली ना वो मिले, अब तक क्या अपडेट्स हैं? अब तक की अपडेट्स ये हैं हुमा कि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो अब तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। 48 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। कर्नल रिटायर इसहाक और उनकी बेटी को पानी में डूबे गाड़ी समेत, उनकी गाड़ी समेत जो है वो सैलाबी रेले के साथ पानी में वो बह गए थे, और फिर उनकी तलाश जारी रही। हाउसिंग सोसाइटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे ढूंढा भी गया, लेकिन वहाँ से जब सर्च में कुछ सुराग नहीं मिला तो फिर ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया गया। जहाँ जहाँ से ये दरिया इसवां की गुजरगाह है वहां पर जाल बिछाए गए, कश्तियों के जरिए सुराग लगाया गया। लेकिन अब ये जो गुज़िश्ता रोज भी जब हमारी हुकाम से बात हुई और आज भी हुई, तो उनका ये कहना है कि जितना तेज पानी का फ्लो था, अब उसमें ये देखना कि इतने बड़े दरिया में किस जगह जाकर जो है वो गाड़ी रुकी या कहीं मिट्टी में नीचे तो नहीं दब गई, ये तभी जो है वो सुराग लगाया जा सकेगा अब जब पानी कम होगा, और ये बारिशों के बाद हो सकेगा। फिलहाल जो है वो सर्च जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी तो है जगह जगह, लेकिन उसमें यही देखा जा रहा है कि कहीं कोई गाड़ी का सुराग मिल सके, कहीं पर जो कर्नल रिटायर इसहाक है या उनकी बेटी है उनका कोई सुराग मिल सके, लेकिन अभी तक कोई भी लीड जो है वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में नहीं मिली है। तेज पानी का फ्लो था। एक सड़क है, इफ यू वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड, सड़क है, पुल है, वो क्या बाउंड्री उसकी टूटती है, इनकी गाड़ी उस बरसाती नाले में बह जाती है? उस बरसाती नाले की चौड़ाई भी इतनी नहीं लग रही, वो तो ऐसा लग रहा है कि अगर उसमें कोई बड़ी गाड़ी जाएगी तो वो फंस जाएगी आगे जाके। हमें जरा समझा सकें कि ये हुआ कैसे कि वो इतनी आगे चले गए और उसका कोई सुराग नहीं है?
अब्दुल्ला, अगर पूरा मंजर पेश करूं तो हुआ सिर्फ ये था कि वो घर से निकले और कुछ एवेन्यूज जैसे बने होते हैं मेन रोड पर जाने के लिए, वो मेन गेट पर जाने के लिए मेन रोड पर चढ़े थे अपनी स्ट्रीट से निकलकर। तो वहां पर वो ढलान है और ढलान के साथ बिल्कुल जो गुजरगाह है बरसाती नाले की, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज एरिया और पार्क बना था। तो गाड़ी जब तेज पानी था तो जो वैसे तो वो बरसाती नाला उसकी जो सतह है पानी की वहां बहुत नीचे होती है और वो तंग किया गया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काफी सारी कर दी गई है। तो वो जो तंग बरसाती नाला है उसके ऊपर जो है वो पार्क था, उसके साथ एक्सरसाइज एरिया था। तो जब ये गाड़ी फिसली तो आइडिया नहीं हुआ जो कर्नल रिटायर्ड इसहाक है उनको कि जो गाड़ी है उसके नीचे पानी है या सड़क है, क्योंकि जो पार्क था और जो वो एक्सरसाइज एरिया था वो ऑलरेडी पानी के साथ बह चुका था। तो फिर उसके साथ ही उनकी गाड़ी भी, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है वो वहां के रिहायशी हैं, तो उनको यही लगा कि नीचे सड़क मौजूद है, पार्क है, साइड पे एक छोटा सा जंगला लगा है। तो आपका मरियम नवाज, इट्स रियली ट्रैजिक। आपको मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको ये भी नहीं समझ आ रही, आप अपनी वो तो ना यू लूज योर बेयरिंग्स के इर्द गिर्द एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर होता था और अब क्या है। थोड़ी देर में वापस। बड़ा ही मुश्किल है इसके बारे में बात करना, लेकिन हम थोड़ी सी बात पहले कर चुके हैं। नाउ वी वांट टू गेट इनटू डिटेल। मदरसे के एक और तालिब इल्म के उस्ताद के हाथों तड़प तड़प कर मरने की खबर आ गई और बच्चे की डेड बॉडी सोशल मीडिया पर वायरल है। बाय द वे, जो देखता है ब्लर जाता है। एक्चुअली मैंने नहीं देखी क्योंकि आई जस्ट कुडंट, यकीन नहीं आता कि उस्ताद जैसे मर्तबे पर फाइज कोई इंसान इतना बेरहम और सफाक कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है बिकॉज वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसा हो रहा है और जब तक रियासत ठोस इकदाम नहीं लेगी शायद आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। और ये अफसोसनाक वाकया जिला सवात के नवाही इलाके के मदरसे में पेश आया है। बच्चे के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। FIR के मुताबिक चचा का कहना है कि इसका भतीजा फरहान 3-4 दिन से मदरसा नहीं जा रहा था और उसके इसरार करने पर उसने बताया कि मदरसे के मोहम्मद उमर का बेटा जो है एहसानुल्लाह उससे नाजायज मुतालबात करता था और उसने बच्चे को लेकर वो खुद पहुंच गया मोहम्मद उमर के पास और उसे सूरत हाल बताई, जिस पर उसने माजरत की और बाद में उन्हें इतला दी गई कि फरहान गुस्ल खाने में गिर गया है और उस अस्पताल जो है वहां ले गए हैं। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां बच्चे की तशद्दुद ज़्यादा लाश पड़ी। स्टोरी ये है कि मदरसे के मोहतमिम का बेटा इस बच्चे से नाजायज डिमांड्स करता था और इसकी शिकायत उसने अपने घर पे की और घर पे चचा था, बाप तो शायद बाहर कमाने के लिए गया हुआ है मुल्क से बाहर। चचा ने जाकर मोहतमिम से शिकायत की तो उसने माजरत की, लेकिन जब वो छोड़ के चला गया दोबारा बच्चे को, तो बच्चे को इतना मारा, सबने मिलकर मारा कि वो मर गया। पुलिस के मुताबिक पता चला है कि यहाँ बच्चों और भी बच्चों पर तशद्दुद था। DPO सवात ने इस बारे में क्या बताया है, ये सुनिए। हमने अपनी टीम भेजी इससे में उधर, जब बाकी तालिब इल्मों को चेक किया गया, उनसे स्टेटमेंट्स ली गई, तो पता चला कि कुछ और बच्चे भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बने हैं। जब ये बात हमारे इल्म में आई तो उस पे हमने फौरी तौर पर मदरसे का जितना भी अमला था, जितना भी स्टाफ था, उन सारों को हमने अपनी तहवील में लिया। 9 बंदे हमने मज़ीद गिरफ्तार किए जिन पे हमने अपनी मुद्दत में FIR दी अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तमाम बच्चे तकरीबन 160-170 की तादाद में जो मौजूद थे उनको हमने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद हमने उनकी फैमिलीज से रब्ता करके उन सारों को सेफली हमने अपनी फैमिलीज को हैंड ओवर किया। बहुत ही दर्दनाक ये खबर है। हम जरा अपने से जानना चाहेंगे, वैसे बैकग्राउंड तो हमें समझ आ ही गई है, लेकिन आगे क्या होगा। महबूब अली ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ सवात हैं। महबूब अली, ये जो बच्चा मर गया है, अब उसके वालिदैन रिश्तेदार क्या वो इस केस में आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी रिवायात या किसी प्रेशर के तहत उनके पीछे हट जाने का कोई खदशा हो, क्योंकि ये वरना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। बहुत सी मजहबी और सियासी जमातों का सहारा भी लेते हैं। एक होता है प्रेशर। बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, ऐसा है कि प्रेशर तो जरूर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे इलाके के टैबोज, हमारा कल्चर, हमारे रिलीजियस पार्टीज का प्रेशर, ये तो होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रेशर इतना जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम सब ने पहले भी देखा है कि यहाँ पर जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज का जो प्लस पॉइंट था वो ये था
इसमें न सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोगों ने, तलबा ने, असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, बल्कि खुद मजहबी जमातों की जानिब से भी एहतजाज जो है वो की गई है और सबका एक ही मुतालिबा था कि तमाम मदारिस एक जैसे नहीं होते। अगर इस किस्म के गैर रजिस्टर्ड मदारिस मौजूद है जहाँ पर अगर ऐसे जुनूनी लोग मौजूद हैं तो यकीनन उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके वालिदैन जो है बहुत जल्द इस प्रेशर मदारिस वाला भी मामला एक ज़ेरे बहस आ रहा था ना, हुकूमत ने ज़ाहिर है इनकी मॉनिटरिंग का भी एक प्लान तरतीब दिया था। सवात में इस तरह का कोई निज़ाम आपको नजर आता है या इस तरह का कोई काम हो रहा है? देखिए उमर अब्दुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की जानिब से हमेशा बड़े अच्छे ऐलानात किए जाते हैं, यहाँ पर कवानीन भी बहुत बेहतरीन बनाए जाते हैं, लेकिन असल में जो इशू है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। स्वात भी एक डिफरेंट स्टोरी नहीं है। यहाँ पर इस वक्त अगर स्वात में कोई लगभग 80 से 100 रजिस्टर मदारिस होंगे तो उसके अलावा जो यहाँ पर गैर रजिस्टर मदारिस है वो कई गुना ज्यादा है, यानी उनकी तादाद 700 से 800 के करीब जो है ऐसे मदारिस मौजूद है कि जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। किसी को नहीं पता कि वहाँ पर बच्चों को कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जो लोगों को मज़ामीन पढ़ाते हैं उनका मेंटल लेवल क्या है, क्या उनका कोई मेंटल टेस्ट भी किया गया है। तो यकीन ये वो तमाम सवालात है जो उनको उठाया जा रहा है और हुकूमत की गफलत यहाँ पर जरूर है, क्योंकि हर इलाके में इंतजामिया मौजूद है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद है। तो अगर वो अपना काम करते तो हम ये इस किस्म के वाकयात जो है वो रोनवाना होते हैं। मैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ सवात। बात सारी ये है कि जहां 800-900 हजारों में अनरजिस्टर्ड मदरसे भी हों तो वालदैन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप किधर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन बात तो वही आ गई ना कि कितने पढ़े लिखे वो खुद भी हैं, कितना इदराक है उन्हें ऐसी चीजों का होना का कि जहां अपने बच्चों को पूरे दिन के लिए डाल रहे हैं एटलीस्ट उसकी तो छानबीन करें, तहकीकात करें कि क्या सेफ स्पेस है कि हम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। ये पता है आप बरियो-ज़िम्मा नहीं हो सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मदरसों की बात है, बहुत से स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे जो रिवायती ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एजुकेशन के स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा पीटा जाता है। सो चाहे वो स्कूल हो या वो मदरसा हो, अनरजिस्टर्ड है, कवानीन की अगर पासदारी नहीं होगी तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तो अपने दिमाग में टिक मार्क करने वाली बात है कि जहाँ हम लेके जा रहे हैं वो जगह कैसी है। बात का ना एतबार करना सीखें। बच्चा इज नॉट कंफर्टेबल। चिल्ड्रन एज वेल। किफायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल केस वर्कर हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया किफायत, आपने वक्त दिया। एक बात जो सबसे पहले बनती है किफायतुल्लाह, जब बच्चा वैसे हम ये समझना चाहते हैं कि बच्चे अब वो कोई छुपा के भी नहीं बताते, अब इतनी तो अवेयरनेस हो गई है कि बच्चे ने अपने घर में एग्जैक्टली बताया कि वो नाजायज ताल्लुकात जो है वो प्रिंसिपल का, मोहतमिम का बेटा करना चाह रहा है। मतलब ये भी इतनी बड़ी बात नहीं लगी होगी उसकी फैमिली को कि इसमें जरा ज्यादा डिस्कशन हो, बच्चे को फिर वहां भेज देना, इसका मदरसा तब्दील करा दो या इसे कहीं और डाल दो। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चों को इस तरह सुना नहीं जाता, बिलीव नहीं किया जाता। तो मैम, जैसे कि आप लोगों ने बताया, ये बहुत दिलखराश वाकया है और सबसे बड़ा मसला ये है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये तो बच्चा था इसलिए आगे ने बताया था अपने पेरेंट्स को कि मदरसे में मुझसे इस तरह मुतालिबात की जाती है। लेकिन जो मैंने खुद विजिट किया उनके फैमिली मेंबर के पास गया और उनके दादा से मिला, उनके बाकी सिबलिंग्स में मिला हूँ, वो कह रहा था कि हमें ये ख्याल नहीं था मदारिस तो पाक जगह होती है, वहाँ की तो इस तरह वाक़यात नहीं होंगी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जब बच्ची के डेड बॉडी हमें रिसीव हो गई तो असल में यहाँ की अवेयरनेस की कमी है। बच्ची जब बताती भी है तो पेरेंट्स ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लेते और इस हवाले से हमने कम्युनिटी के साथ अभी अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए हैं कि हम पेरेंट्स को और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको हम इन्फॉर्म कर लें कि आप लोगों के साथ अगर कोई इस तरह मुतालिबा करते हैं या जो बॉडी के पार्ट्स है गोद तक बेड तक, उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आइंदा ऐसे वाक़या न हो जाए। और इस तरह केसेस हमें कम्युनिटी से रिपोर्ट होते रहते हैं, स्कूल से भी और इवन मार्केट से, मदारिस से, लेकिन हम ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं और बाद में जितनी भी कार्रवाई है लीगल प्रोसीजर वो भी हम प्रो बोनो लॉयर के जरिए प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये आप सब करते हैं और आप बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी। अभी आप जब गए यहाँ पे, आपने दीगर बच्चों से, आपकी और कितने बच्चों से मुलाकात हुई?
वो क्या कहते हैं, उनका कैसा तजर्बा था, उनका क्या एक्सपीरियंस था, और जो इनके वालिदैन हैं या इनके कफील हैं बच्चों के, जो रिश्तेदार हैं, गार्डियंस हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई कि वो क्या मजबूरियां हैं जिनके तहत वो बच्चों को नहीं सुनते, उनके कहे हुए को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बच्चों को छोड़ा हुआ है? दरअसल में इस वाक़े से पहले लोगों को इस तरह इतना पता नहीं था। जब मैंने मदरसे का मगर किफायतुल्लाह, ये इस तरह का पहला वाकया तो नहीं हुआ किसी स्कूल या किसी मदरसे में? इस तरह के कितने वाकयात पहले भी रिपोर्ट हुए हैं? ये लोग मतलब आज ही के जमाने में रहते हैं ना? जी जी सर, इस तरह केस हमें रिपोर्ट होते हैं मदरसे, इसलिए भी इस तरह मीडिया पे हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि वो पर्सनली पेरेंट्स या बच्चा हमें जिस रिपोर्ट करते हैं तो हम फिर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जो कानूनी कार्रवाई होते हैं, FIR वगैरह, फिर वो हम करवाते हैं, और लीगल प्रोसीजर भी हम इसमें उनके साथ होते हैं। लेकिन इस वाकये में जब मैंने खुद मदरसे का विजिट किया तो मदरसे में सिर्फ उस टाइम एक ही बच्चा था, वो अपर बीर से था, क्योंकि उनकी पेरेंट्स उनकी लेने के लिए नहीं आई थी। मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि तकरीबन 1 महीने से मैं मदरसे की सेकंड फ्लोर पे था और मुझे इजाजत नहीं थी बाहर जाने के लिए। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे ये टार्चर हो रहा था, इस तरह मदरसे में जैसा कि टार्चर सिर की तरह यहाँ पे बच्चों को मारता पीटता था, डंडों से और लातों से। तो फिर मैंने जब उनकी जो आसपास लोग थे, पड़ोसी से मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हमें इस तरह रिपोर्ट मिलती थी मदरसे से, लेकिन जब हम कोई आवाज उठाने की कोशिश करते थे तो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि आप लोग मदारस के खिलाफ हैं। तो बाकी मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि मदरसे में ये तो छोटा मोटा जिस्मानी तशद्दुद होता रहता है, लेकिन लोगों में असल में अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि छोटा मोटा जिस्मानी तशद्दुद तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर हल्का थोड़ा बहुत डंडे से मार भी दिया तो क्या हुआ, जब तक मर नहीं जाएगा बंदा या बच्चा तब तक तो ठीक ही रहेगा। मसला यही है कि लोगों में ये शोर की कमी है कि जिस्मानी तशद्दुद हो, ज़हनी तशद्दुद हो या जिनसी तशद्दुद हो, उनकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए और किसके साथ ये इख्तियार है या किसके पास ये इख्तियार है कि ये कर ले। तो ये सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस इशू है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ जो मुहतमिम का बेटा था जो नाजायज मुतालबात कर रहा था फरहान से, उस बच्चे से, जिसे यकीनन हम अज्यूम कर रहे हैं लेकिन यकीनन पहले भी ये करने की कोशिश की होगी, वो क्या यहाँ पढ़ाता था, क्या उम्र थी उसकी, खुद भी स्टूडेंट था या उसका कोई रोल था इधर पढ़ाने में, मतलब क्या करता था? ये ऐसा बेटा है और वो मदरसे में पढ़ाता था बिल्कुल, और दिन को भी होता था और रात को भी होता था, क्योंकि वो बच्चा हमें कहता था कि ये एहसानुल्लाह यहाँ के टीचर काम करता था, और जब कोई बच्चा कोई भी थोड़ी सी शरारत करती थी तो फिर इनको सख्त से सख्त सजा देते थे, और इनको जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी तौर पर बहुत टार्चर किया था बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा जब मारता था तो दूसरों को कहते थे कि आप आए इनको पकड़े। तो इस वजह से जो धीर का बच्चा था उनसे मैंने पूछा कि आपके वालिद आपका नहीं पूछती, तो कह रहा था कि मेरे वालिद भी 3 मरतबा कॉल किए, लेकिन मदरसे की मुहतमिम के साथ बात करती थी और वो मुहतमिम उनको कहती थी कि आपका बेटा ठीक है, सलामत है। तो वो मेरे साथ बात करने में तैयार नहीं थी कि मैं अपने वालिद के साथ बात कर लूँ। तो मसला ये था कि ये रोड से तकरीबन 10-15 मिनट फासले पे है ये मदरसा, और ये गैर रजिस्टर था। तो यहाँ पे मदारिस है ज्यादा जो गैर रजिस्टर है, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको रजिस्ट्रेशन में मसरूफ है और हम भी साथ साथ अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बच्चों के अहले खाना से बात हुई तो आई होप कि वो भी इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आपका किफायतुल्लाह, वक्त हमारे पास कम है। मतलब अब ये हम सारी खबर और बाकी चैनल्स और शोज भी डेफिनेटली इस खबर को तो कवर करेंगे ही, लेकिन अब वो सोचें कि जहां ऐसी चीजें अभी भी चल रही हैं और वो ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमारे साथ नहीं होगा, वरना क्या जवाब है अब्दुल्ला कि हर कुछ अरसे बाद हमें ये ऐसी ही खबरें दोबारा मिल रही होती हैं। मल्टी प्रोंग प्रॉब्लम है इसमें, वालिदैन और घर वालों का ये समझना कि हाँ जी थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत भी कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इस को अनलर्न कराने में कितना वक्त लगेगा, कैसे होगा ये पता नहीं। एक आपके बच्चे पे तशद्दुद हो रहा है, इसमें लर्न या अनलर्न करने की क्या नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा बहुत तशद्दुद तो होता है, वो यही था ना। और थोड़ा बहुत अगर जरा ज्यादा हो गया तो बच्चा मर जाएगा, तो
आई डोंट इवन जिसका बच जाएगा वो ठीक है, वो कहेगा जी हाँ जी बच्चा ठीक हो गया। Welcome back जी। Welcome. How are you? Very good. मैं उनसे मुखातिब थी वैसे। You can write to us at Pakistan TV. अपडेट ये है कि 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद 9 मई का वाक़या तहरीक इंसाफ के लिए वबाल जान बना हुआ है। पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं को अब लंबी लंबी सजाएं सुनाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तो आगाज है, आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल होंगे। कई और बड़े फैसले भी नमूदार होने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने इस तासुर की तरदीद नहीं की कि इन फैसलों की सद में बानी PTI भी आ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूजा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ, वो हमारे सामने है और ये एक खौफनाक सूरत हाल है। PTI रहनुमाओं को ऐसे वक्त में सजाएं सुनाई गई हैं जब तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज तहरीक को अरूज पर पहुंचाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन माजी के बरक्स PTI के कारकुन कहीं सरगर्म नजर नहीं आ रहे। और तो और पार्टी रहनुमाओं में एहतजाज की तारीख पर ही इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। जैसे कि आपको पता है गंडापुर साहब वाज़े तौर पर 90 दिन की बात करते हैं और तासुर ये है कि बार बार बेनतीजा रहने वाले एहतजाज के बाद पार्टी कारकुनों का मौजूदा पार्टी क़यादत पर एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। और बल्कि बहुत सारे तो समझते हैं कि बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान वालिद के लिए कोई रिलीफ का सामान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। और कल वो अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल से भी मिले हैं। और ये वही रिचर्ड ग्रेनेल हैं, आपको याद दिला दें, जो ट्रंप के दोबारा सदर बनने से पहले बानी PTI की रिहाई के लिए ट्वीट्स वगैरह करते रहे हैं, मगर हुकूमत में आने के बाद उनका ट्विटर खामोश हो गया था। दूसरी तरफ आपको बताएं, हुकूमत पर एतमाद है कि PTI अब किसी एहतजाज की पोजीशन में नहीं है और अगर बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अगर पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे। हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आए, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वीज़ा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीज़ा दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीज़े पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। अच्छा, ये भी हुकूमत के मौक़िफ़ की तब्दीली है, क्योंकि इससे पहले एक तो क्लैरिटी नहीं थी, बहुत सी बातें आ रही थी इनकी आमद से मुताल्लिक, मतलब इमरान खान के बेटों की आमद से मुताल्लिक, और ये भी कहा जा रहा था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अब तलाल चौधरी साहब या हुकूमती सतह पर शायद ये फैसला हो गया है कि कोई इनके आने में रुकावट नहीं डाली जाएगी। अगर वो सिर्फ आके उनसे मिलना चाहते हैं एज बेटों की हैसियत में कि वो अपने बाप से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी तलाल चौधरी साहब पहले इससे कह चुके थे कि कोई एहतजाज या कोई इस किस्म की मुहिम के लिए वो आ रहे हैं तो वो उनको करने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं हुई हैं, मगर पार्टी सिस्टम से मायूसी और नाराजगी का इजहार तो कर रही है। अदालतों पर भी कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जामात लग रहे हैं। ये सारा कुछ है। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। उनसे बात कर लेते हैं कि आगे एक्चुअली क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, इन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए राधा? नहीं, लेकिन हम भी तो बैठे यहाँ स्पेकुलेट कर रहे होते हैं ना कि क्या होने वाला है। तो आप ही हमें बता दें, आप शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के केसेस जो हैं वो देखते रहे हैं। 9 मई वाले केस में शाह महमूद की बरियत हुई, बाकी को सजा हुई। आपकी नजर में क्या वजह है कि इनको बरी कर दिया और बाकियों को सजा हुई? ये डिफरेंस क्यों है? जी देखें, ये समझना जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो 9 मई के केसेस हैं उसमें पहले ही ये सबको मालूम है कि उनका केस बाकी सबसे मुख्तलिफ रहा है और इसलिए इस्तगाज़ा के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था कि वो किस तरह जाहिर करें। वो 9 मई को अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए आगा खान अस्पताल कराची में मौजूद थे और उससे 8 तारीख को भी कराची में थे और 7 तारीख को जब ये कहा जाता है कि एक मुबैना साजिश की मीटिंग हुई लाहौर में, उस दिन वो मुल्तान मौजूद थे और उस सारे
इन तीनों दिनों की उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट, अखबारों की खबरें और कवरेज मौजूद है जो जाहिर करती हैं कि ये लाहौर में थे ही नहीं। इसलिए इनके ऊपर ये 9 मई का मुकदमा बनाना वैसे भी प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने ये मुकदमे बनाकर जब से ये साइफर केस से बरी हुए हैं, इनको पाबंदे सलासिल रखा हुआ है और अभी भी शायद यही कोशिश है कि अब तक बाकी भी 9 मई के इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो खत्म नहीं होते तो इनको अंदर रखा जा सके, लेकिन उनमें भी इनकी बरियत ही होगी। अच्छा तैमूर साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात पर खासा दबाव है। अब ऐसे हालात में तहरीक की बातें करना या इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना, उसे नुक्ता उरूज तक पहुंचाना 5 अगस्त तक, ये सब पॉसिबल है? ये मुमकिन होगा? पंजाब में तो बज़ाहिर सारी क़यादत ही जेल में। देखें, तहरीक जो है वो क़यादत से ज़्यादा अवाम के ऊपर है और अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी भी जमात को जो वोट मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, हर हलके में तंजीम मौजूद है। क़यादत सिर्फ जो है वो लोग नहीं है जो मेंबरान असेंबली हैं जो आपको सामने नज़र आते हैं, क़यादत मकामी सतह पे भी मौजूद है। बहरहाल बात यह है कि ये तहरीक पुरअमन तरीके से लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इंसाफ किया जाए, वो इमरान खान साहब के साथ हो, वो जिन कल कायदीन को परसों सजा दी गई 10-10 साल की सरगोदा में और लाहौर में, उनके साथ इंसाफ हो, या जिन वर्कर्स को सजाएं दी गई उनके साथ इंसाफ हो। तो ये इंसाफ की जदोजहद है और इसके लिए तो इसमें तो सब शामिल हैं, इसमें कोई खाली जो सीनियर क़यादत है उसका अमल दखल नहीं होगा। अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि अब पार्टी के लिए ये एक ऑब्वियसली मुश्किल वक्त है और आपके मुताबिक यहाँ का सिस्टम इंसाफ नहीं दे रहा, तो क्या पार्टी को उम्मीद है कि कासिम और सुलेमान अमेरिका से कोई अच्छी खबर लाएंगे और वहीं से दबाव डलेगा तो कुछ होगा? कासिम और सलमान खान जो हैं वो इमरान खान साहब के बेटे हैं और किसी भी सियासी कायद के या कोई भी वालिद हो, उसके बच्चे जो हैं उनके पास हक हासिल है कि वो जो भी कर सके मकामी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर। और उनका ज़ाहिर है क्योंकि उनकी रिहाइशी बाहर है और उनकी सारी इंटरनेशनल एक नेटवर्क है उनका मुख्तलिफ ममालिक में, उनके अपने नाम का ख़ानदान की वजह से भी, तो बिल्कुल वो हक पर जानिब हैं, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर भी पाकिस्तान में अदालतों के दरवाजे खटका रही है। मेरे जैसे वकील जो हैं वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इंसाफ मांग रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने साथियों के लिए। और आपने जिस तरह देखा है कि वो चाहे अडियाला हो या पिछले कुछ महीने से कोट लखपत जेल ट्रायल्स हों जो रोज डेली बुनियादों पर चल रहे हैं और रात रात तक चल रहे हैं, तो इन जो फैसले जो भी आए अभी इस वक्त, हम फिर भी अपनी कानूनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर ये जो सारे कानूनी मामलात जो हम सामने लेकर आ रहे हैं वो यहाँ नहीं तो अपीलेट कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आखिर कभी तो सुनवाई होगी। कॉरेड बैरिस्टर तैमूर मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा साहिबा शुक्रिया। आसमा साहिबा, 2-4 दिनों में पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं, कुछ के वारंट जारी हो रहे हैं, पार्टी पे एक दफ़ा फिर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें इमरान खान की आज़ादी की तहरीक को नुक्ता उरूज पर पहुँचाना, ये उसको ठंडा कर देगा आज़ादी की तहरीक को, या उसको फ्यूल फराहम करेगा या सारा कुछ? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की जो तहरीक है उसके अंदर ये जो तमाम केसेस हैं उनको कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक उनकी जो तहरीक चलाई जानी थी उनकी रिहाई के लिए, उसका कोई इस वक्त तक जो है वो सरेदस्त हमें उसका कोई इल्म नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, उसको कौन लीड करेगा, वो किस तरह से 5 अगस्त को पीक पे पहुंचेगी। 9 मई के अलबत्ता जो फैसले हो रहे हैं इसका एक इम्पैक्ट ये ज़रूर हो सकता है कि जो वर्कर है, जो कोई निकलना भी चाहता होगा वो शायद अब नहीं निकल पाएगा, और एक तरह से उसको एक उसके ऊपर प्रेशर कि अगर वो बाहर निकलेगा और इस तरह की जो तहरीक है वो चलाएगा या जलाओ घिराव का हिस्सा बनेगा या वो तोड़फोड़ का हिस्सा बनेगा, तो फिर उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है
उसमें एक अगर इस आंसर को यूं लिया जाए कि लोग जो हैं वो फौरी तौर पर बाहर निकल आएंगे और पहले से ज़्यादा तादाद में होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इस सूरत में, पहले भी कोई उनकी ऐसे अवामिल हमें नज़र नहीं आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं या जो उनकी लीडरशिप है वो ऑलरेडी इतनी डिवाइडेड है, उनके ऑलरेडी इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि वो अभी तक एक एजेंडे पे हमें नज़र नहीं आते। इसी तरह से कारकुन भी हैं, कारकुनों के लिए भी तंजीम चाहिए होती है, तंजीम को लीड करने के लिए आपको लीडर्स चाहिए होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक्त जो है वो इस कदर तकसीम है, इस कदर इख्तलाफात हैं कि कोई भी एक शख्स जो है वो यकसू नज़र नहीं आता। तो और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि ये तहरीक जो है इमरान खान साहब चलाएंगे, और इमरान खान साहब जो है ये तहरीक जेल से खुद चलाएंगे, तो कोई लाएअमल तो जेल से खुद चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को देना पड़ेगा, और वो हमें नज़र नहीं आता सरेदस की इमरान खान साहब की तहरीक के लिए कोई जो कंट्रीब्यूशन है वो कारकुनों की जानिब से या पार्टी की जानिब से या कोई उनकी जो फैमिली है इवन उनकी जानिब से भी कोई लाएअमल फिलहाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं आसमा। एक जानिब जब पार्टी की क़यादत सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है तो कारकुनों के पास तो फिर ऑब्वियसली कोई चॉइस रहती नहीं है एक्सेप्ट कि वो कासिम सुलेमान के मिशन अमेरिका से उम्मीदें लगाएं। तो उसका कितना इम्कान है कि अमेरिका से कोई दबाव आएगा और पाकिस्तान वो दबाव कबूल भी करेगा और कारकुन जो है उसी पे काम करेंगे? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव इस वक्त जो है वो आएगा। आपको याद है कि और जाहिर है कि एक रियासत के साथ जो है वो ताल्लुकात होते हैं, यानी स्टेट ऑफ अमेरिका जो है या जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या जो पाकिस्तान की रियासत है उसके साथ वो राब्ते में है, उनके साथ ताल्लुकात होते हैं। वो समझते हैं कि उनके साथ जो है वो मफादात, बड़े लेवल के ऊपर मफादात की बात होती है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से है, और आपने देखा कि हाल ही में फील्ड मार्शल साहब जो है, आसिम मुनीर साहब, जब वहाँ पे गए हैं तो उनका जो दौरा था वो दौरा एक गैर मामूली दौरा था। उनका जो लंच था वो गैर मामूली लंच था, जिसपे कि उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने वहाँ पे बुलाया था। पाकिस्तान के साथ एक नहीं कई बार पाकिस्तान का तस्करा ट्रंप जो है वो कर चुके हैं, और उस पूरे तस्करे के अंदर पाकिस्तान को बतौर एक उनकी मतलब तारीफ़ें की हैं। भले वो शरीफुल्लाह की को हैंड ओवर करना हो जो कि ISKP का था और पाकिस्तान ने किया था, और उनके इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद किया था, या फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान इंडिया जो वॉर थी उसके हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है उसको वो सराहते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको नोबेल इनाम के लिए भी जो है पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किए। तो मुझे रियासत के साथ या स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप है उसमें अभी तक मुझे ऐसा कोई खलल या कोई ऐसा कोई उनके बीच में कोई नुकसान या ऐसा कोई बुरा उनका जो रिलेशनशिप है वो नज़र नहीं आता, बल्कि एक बहुत ही एहसन तरीके से दोनों ममालिक के जो मामलात हैं वो इस वक्त तक चल रहे हैं। लेकिन इस सूरत में इमरान खान साहब के लिए दबाव ये तो हो सकता है कि कासिम सुलेमान वहाँ जाके लॉबिंग करें, हो सकता है कि 10-12 कांग्रेसमैन उनके फेवर में आ जाएं, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा सरेदस नजर नहीं आता कि कोई नतीजा जो है वो निकल पाएगा। ठीक, टाइम विल टेल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक और वाकया, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बात हो गई है और ऐसा होता भी है। कराची के इलाके लियारी में शौहर के वहशियाना तशद्दुद का शिकार होने वाली लड़की 20 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गई। ख़वातीन पर जुल्म और जबर सिर्फ छोटे और दूर दराज के इलाकों तक महदूद नहीं है, और ना ही ये सिर्फ कबायली जिरगों और पंचायत के फैसलों का नतीजा है, बल्कि असल मसला ऐसी सोच का है जिससे जान छुड़ाना असल चैलेंज है। और हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कराची में 19 साला लड़की की शादी 15 जून 2025 को अशोक मोहन नामी शख्स से हुई, और लड़की के भाई के मुताबिक 30 जून को बहन की तबीयत बिगड़ने पर वो उसे वापस घर ले आया। लड़की ने घर वालों को बताया कि शौहर ना सिर्फ जिनसी तशद्दुद करता है बल्कि दीगर तरीकों से भी अजियत पहुंचाता है। मुतासरा लड़की के भाई की मुद्दत में 5 जुलाई को बगदादी थाने में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिस पर शौहर को गिरफ्तार किया गया। लड़की की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे 4 जुलाई को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 20 दिन तक वो ज़ेरे इलाज रही। जिनसी तशद्दुद से लड़की की आंतों को नुकसान पहुंचा है, उसके जिस्म के नाजुक आज़ा मतलब वो जख्मी हो गए। इसके बाद फेफड़ों में इसके पानी भर गया
और पुलिस का कहना है कि मुलजिम अशोक 11 रोज से पुलिस की हिरासत में है। वो नशे का आदी नहीं है, वो जहनी बीमार भी नहीं लग रहा है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने जज के सामने जुर्म कबूल किया है कि उसने बीवी को जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। सो ये है सूरत हाल। इसी पे बात करते हैं हम। जीशान शाह मौजूद हैं। जीशान, कबूल भी कर लिया उसके शौहर ने, लड़की ने कि हाँ मैंने ये किया है। अब ये केस जो है, अगर सिर्फ केस की बात करें तो ये आगे किस तरह बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही खौफनाक वाक़या सामने आया जब 19 साला लड़की शांति की शादी 15 तारीख को, गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को उसकी शादी मोहन जो अशोक मोहन के नाम से हुई थी। और फिर बिल्कुल ही एक दिन के बाद में ये उस लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इब्तदाई तौर पे मुलजिम ने उस लड़की को जिसकी डेथ हो गई उसको कत्ल की धमकी भी दी थी। उसके अहले खाना की जानिब से भी उसको डराया धमकाया गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो अपने घर वालों के हवाले से नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने एक बड़ा डिफरेंट किरदार अदा किया। आपको याद हो, रवा माही एक लियारी के अंदर जो बगदादी के इलाके में बिल्डिंग गिरी थी, उस दौरान ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था पुलिस के पास। जो ही मुतासरा फैमिली ने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने फौरी तौर पर वाक़या सुन के उसकी फौरी तौर पर FIR लॉन्च करके बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई। यूं ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो उसके बीच में SHO बगदादी माजिद अली खुद वहाँ से निकला और उसके बाद में बहुत ही खामोशी से उसने कार्रवाई की। फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सारे मामले में शक सबसे ज़्यादा जाहिर किया जा रहा था कि अब मुलजिम फरार हो जाएगा। तकरीबन 11 रोज़ का रिमांड मुलजिम का मिला था। तफ्तीशी हुक्काम ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की तो उसमें एक बात वाज़ेह हुई कि ना ही ये किसी नशे का आदी है, ना ही कोई जहनी तौर पे कोई जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कोई साइकोपैथ है। ये इसको कोई इस किस्म की कोई ना कोई जहनी बीमारी है, ना कोई ये नशे का आदी है। इसने दौरान बयान तफ्तीश बयान दिया कि हाँ इसने ये अमल किया था और बिलाखिर जज के सामने भी इसने ये बताइएगा, आपने बताया कि इसने कहा कत्ल की धमकी दी कि अगर ये लड़की बता देगी। ये सारा कुछ तशद्दुद के जुमरे में कर रहा था कि हाँ जी मुझे इससे कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है, कोई बदला ले रहा हूँ, या इसके जहन में एक और सिलसिला चल रहा था और पॉर्न और ये सब कुछ देख के ये अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इसको तशद्दुद का निशाना बना रहा था? और दूसरा सवाल, क्या ये घर में अकेले थे? मतलब कोई आवाज, कोई चीख, कोई मदद को पुकार, इसके फैमिली को भी बीच में नहीं तफ्तीश में आना चाहिए कि किसी ने उस लड़की की मदद नहीं की? देखिए, जिस वक्त मुलजिम गिरफ्तार हुआ था तो सबसे पहले पुलिस का यही काम था कि इससे ये तफ्तीश की जाए। अनफॉर्चुनेटली जो ये सामने आया है कि जो ये जिनसी बीमार हम अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि बताया ना ये कोई नशे का आदी कि किसी चीज़ का सहारा ले रहा हो, लेकिन जिनसी तौर पर ये शख्स इतना ज़्यादा बीमार था कि उसने जिस तरह से उस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों का ये बयान, अब इसके अंदर हम कबल इस वक्त होगा कि इसका घर वालों के साथ ताल्लुक कैसा था इस मुलजिम का, लेकिन घर वालों ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि उसे किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ उनको सुनाई दो। लेकिन जो FIR में भी इस मतन में जिक्र है कि ये सारी जो वारदात हुई है ये बिल्कुल आधी रात के वक्त में हुई है। तो उसके अंदर उम्मीद ही की जाए जो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुमकिन तौर पे इस लड़की को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया कि जिसमें वो इतनी ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं कर सकी। तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सबसे पहलू अच्छा ये है कि मुख्तलिफ जो 19 दिन तक वो ज़ेरे इलाज रही अस्पताल में, इंटरनल ब्लीडिंग उस लड़की को हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से इसकी तफ्तीश हुई, जो ही मेडिकल रिपोर्ट्स आई और कल उस लड़की की डेथ भी हो गई, तो मुलजिम को जिस तरीके तो उसको भागने का चांस नहीं मिला। और वैसे जीशान फाइनली ये बता दें कि कोई लड़की ने मरने से पहले कोई बयान दिया था? जी बिल्कुल, लड़की का बिल्कुल 154 का बयान ऑन रिकॉर्ड है। जिस वक्त उसको लेकर आया गया था, जब वो अस्पताल में भी थी, वह तक काफ़ी दिनों तक वो कोमा में रही है, लेकिन लड़की का जो 154 का बयान है वो अभी भी पुलिस के पास मौजूद है। उसने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि इस शख्स ने, जो उसका शौहर है अशोक, उसने उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस की जानिब से ICU में जाके उस लड़की का रिकॉर्ड क्या कहा जा सकता है इस पे? और ये मतलब आप सरकारी अस्पतालों में आपकी कजिन्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों में अगर कोई डॉक्टर्स हैं खवातीन तो बताते हैं आपको ये कहानियां, बताती हैं। ये भी मतलब इसमें तो मर जाना और इतना एक्सट्रीम केस होना, बट ये दिस इज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स जो इधर होता है। वी नीड सम
टोटल रीवैम्प एंड एजुकेशन हियर। जिस एजुकेशन की बात हो रही थी ना, जिसके अगेंस्ट बोलते हैं ना कि इस एजुकेशन की क्या जरूरत है, ऐसी चीजों के लिए उस एजुकेशन की बहुत जरूरत है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। माजी के सुपरस्टार शाहिद आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं बेसिकली, और उन्हें हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं, और साथ ही उनका कुछ काम जो है वो भी हम देखना चाहते हैं, स्पेशली सम सॉन्ग्स, क्योंकि आपको पता है ना कि माजी के गाने हमें बहुत पसंद हैं, और इन पे तो बहुत ही अच्छे गाने, बहुत ही आला गाने पर्टिकुलरली उमराव जान अता के गाने। यस्टरयर हीरोज जो थे ना, वो आदमी लगते थे, they used to look so much older I guess than the heroes of today, from their age as well, पता नहीं, they were whatever age but they looked so much older, अब्बू टाइप लग रहे थे। हाँ, मतलब सोचे कि and absolutely loved the jewelry of the leading ladies, तो हम वो भी देख रहे थे। ये हमारी 2 takeaways थी from this। Okay, अच्छा, अब हमने एक और चीज की बात करनी है, और वो है वॉलीबॉल। एक ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान में हर जगह खेला जाता है, बहुत कैजुअली वैसे खेलते हैं हम लोग वॉलीबॉल। हाँ, मतलब कहीं भी, खास तौर पर देही इलाकों में भी बड़ा खेला जाता है। इसे बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि आलमी सतह पर हम इसमें ज्यादा नाम नहीं बना सके, वरना टैलेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। हम काफी सालों और दिहाइयों से बदकिस्मती खेल रहे हैं, ये नहीं कि कुछ कर लेते, लेकिन अब लगता है। अच्छा, हमारी ऐसी ही एक टैलेंटेड टीम अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए थाईलैंड गई, और फिर ऐसी कमाल परफॉर्मेंस दी उसने कि सेमीफाइनल में भारत को हराया, फाइनल में ईरान को, और चैंपियन बनकर ही लौटे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसके हेड कोच किफायतुल्लाह, और टूर्नामेंट के बेस्ट ब्लॉकर का टाइटल जीतने वाले वहाब अब्दुल्ला। सो किफायतुल्लाह साहब, वहाब अब्दुल्ला, बहुत आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। मतलब ये सबसे पहला हमारा किफायतुल्लाह, आप चूंकि कोच हैं, बता दें खेल में ये जीत गए, या बहुत बड़ी ठीक ठाक मेहनत और डिसिप्लिन और ट्रेनिंग पीछे है इसके। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। एक्चुअली ये खेल में नहीं जीते, इसके लिए पिछले 4-4.5 माह की जो बड़ी स्ट्रगल थी, गर्मियाँ भी थी, हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि इस्लामाबाद में हमें जगह नहीं मिली कैंप लगाने की। तो हमारी फेडरेशन के चेयरमैन साहब ने आर्मी से रिक्वेस्ट करके अटक आर्मी सेंटर में कैंप को कंटिन्यू किया। आर्मी के अंदर रहते हुए हमने बड़ी 3-3.5 माह का जो स्ट्रगल की, वो एक अलग स्टोरी है, उसको अगर बयान करने लगूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो इस्लामाबाद में हालात अच्छे थे, खाना अच्छा था, रहाइश अच्छी थी, और जो ट्रेनिंग का माहौल है वो भी बहुत अच्छा था। जब हमने कैंप स्टार्ट किया था तो हम इसी टारगेट में ही थे, इसी टारगेट को हमने सामने रखकर ये ट्रेनिंग शुरू की थी कि हमने इंशाल्लाह ताला फाइनल खेलना है और गोल्ड लेके आना है। और ये चीज मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की और बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया, तो ये चीज मैंने बच्चों के जहन में बिठानी शुरू कर दी, अगर जाना है तो गोल्ड लेके वापस आना है, खाली हाथ वापस नहीं आना, इससे नीचे हमने नहीं रुकना। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जब हम वहां पर गए और हमारा पहला मैच कोरिया से हुआ, वो 3-0 जीता, फिर सऊदीया से हुआ, वो 3-0 जीता, फिर ताइवान से हुआ, वो 3-0 जीता। जब हमारी जो है मरहले हमने तय करने शुरू किए, तो हमें अपनी टीम पर और अपने आप पर एतमाद होना शुरू हुआ। तो लग रहा है आप एज अ कोच आपने अपने जो यंगस्टर्स थे, जो टीम थी, उसको इजाजत ही नहीं दी कि कुछ भी कम होगा अदर देन विनिंग। वहाब से बात करना चाहते हैं। वहाब, ऐसा ही था कि आपके कोच ने काफी मेहनत आप लोगों पे की, आप लोगों ने मेहनत की, मोटिवेटेड हैं, लेकिन आप भी थे क्या? मतलब आप लोगों को तो लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं थी कि हमने जीतना है, इट्स ऑल और नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही था, हमारा तो पहला टूर्नामेंट था, तो हमें तो कोच ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। पहले मैच में तो जब उतरे हम लोग बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोच ने हमें बहुत मोटिवेट किया, और हम जब खेले, मैंने ब्लॉग्स किए अपने, मैं भी खुद मोटिवेट हुआ, और कोच ने तो बहुत ही हमें मोटिवेट किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे थे अटक में। उसके बाद इस्लामाबाद है, वहाँ पे भी पहले हमें मतलब रूम अच्छे नहीं मिले थे, गर्मी थी काफी, एंड में जाके हमें अच्छे रूम मिले थे। अच्छा किफायतुल्लाह साहब, जाहिर है बड़ी हमें पता है हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, बड़ी चैलेंजेस के बाद आप यहाँ तक पहुंच गए और हमने माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत लिया। ये क्या हमारा नेचुरल टैलेंट है, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि जिन भी मुल्कों का आपने नाम लिया, हम अज्यूम करते हैं कि इनकी यहाँ हमारे से जाहिर अब सऊदी अरेबिया या दीगर मुल्क या इवन ईरान में भी हमसे बेहतर ही सहूलियात हैं खेल की, ये सबको पता है। सो हमें वो कौन सा एज हासिल रहा या हासिल है कि हम इन सबको हराते गए और
फाइनल में पहुंच गए और जीत भी गए? असल में मकसद ये है, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जितने खिलाड़ी हैं ये कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते सॉरी। तो इनको मोटिवेट करके इनको आगे का दिखा के कि यार आप भी अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, आगे सीनियर टीम में आ जाओगे, फिर आपको मौका मिलेगा बाहर लीग खेलने का, पैसा कमाने का, अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। ये सारी चीजें इनको मोटिवेट करने के लिए इनके सामने रखना जरूरी था और रखी हमने। और साथ साथ हमने जब यहाँ से गए थे तो यही कह के गए थे कि वो तारक बिन ज़ियाद वाली स्टोरी भी सुनाई मैंने कि बच्चों को हम कश्ती जला के जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम खाली हाथ वापस आए तो हमारी बहुत रुसवाई होगी, बहुत बेइज्जती होगी। तो इस वजह से बच्चों ने जब गेम शुरू किया और सारा कुछ हमने स्टार्ट किया मैचेस वहां पर, तो हमने बिल्कुल ये टारगेट किया था कि इंशाल्लाह ताला फाइनल से नीचे हमने नहीं रुकना। फाइनल में जाके अगर इंशाल्लाह ताला फाइनल में गए उसके बाद गोल्ड का फैसला जो है वो फाइनल में होगा। देखिए बातें तो बड़ी जरूरी होती हैं, आप मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन इसके लिए स्किल सिखाना, उन लोगों के फॉरेन कोचेस भी हैं। सो हमारे यहाँ इसका मतलब है वो स्किल सेट मौजूद है, हमारे यहाँ ऐसा सिखाने वाले मौजूद हैं और ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल सतह के किसी भी खिलाड़ी को पीछे छोड़ सकते तो हैं। वहाब ये भी बताइएगा, आपके वो स्किल्स वगैरह वो एक्वायर करना, उनको पॉलिश करना, वो तो एक चीज है ही है, लेकिन क्या आपको अपने अंदर, अपने साथ जो आपके खिलाड़ी थे और बाकी जो टीमें थी जो आई हुई थी जिनको आपको हराया है, आपको क्या लगा कि आप में क्या फर्क क्या है, क्या बेहतर है? बस हमें तो पहले तो कोच का शुक्रिया, हमें इतना सिखाया, हमें आगे लाया। और बाकी टीम्स भी अच्छी थी काफी, लेकिन हम भी अच्छे थे काफी। और काफी देखा हमने, हमारी हाइट उनसे काफी अच्छी थी और हमारा ब्लॉक और उनसे हमारा स्पाइक्स वगैरह काफी अटैक हमारा उनसे अच्छा था। अच्छा आगे कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली अब यहाँ बात तो खत्म नहीं होगी वहाब, तो अगला टूर्नामेंट किधर है? अभी तो 2 महीने बाद हमारे यूथ गेम्स में बहरीन में, उसकी अलग सिलेक्शन हो, अंडर 19 है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह उसमें भी जाना है अभी। चलें कोच साहब, किफायत साहब, वर्ल्ड कप के लिए हम चाहते हैं, हमारी टीम में इतना दम है तो फिर वर्ल्ड कप भी खेलें और जीतें। सो आपको रिस्पांस क्या मिला इस टूर्नामेंट के जीतने के बाद? आपको कुछ वादा हुआ कि हाँ जी अब और आप पे इन्वेस्ट करेंगे और मेहनत और आपको सहूलियात देंगे? सहूलियात का तो ये है कि हमें जो सहूलियात हमें चाहिए वो तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करती। हमें ज्यादातर सहूलियात जो है हमारी फेडरेशन, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, सारा कुछ जो है हमारी फेडरेशन ही कर रही है। अभी जब हम वापस आए तो डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें बुलाकर मीटिंग की है और जो पंजाब के लड़के हैं उनको उन्होंने स्कॉलरशिप देने का वादा किया है। इसी तरह केपीके के जो लड़के हैं उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें 5 लाख रुपया दिया है। लेकिन अभी वो जो है बच्चों को इंसेंटिव देने का वो अभी किसी तरफ से कोई मतलब इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जिंदगी में फर्स्ट टाइम एशिया में गोल्ड हुआ है। तो होना तो ये चाहिए कि हर सूबे की गवर्नमेंट जहाँ के बच्चे हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। वर्ल्ड कप का ये है कि इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट ईयर उस पे भी हम पोजीशन लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। होपफुली राना मशहूद और दीगर जो लोग हैं रिस्पांसिबल वो देख रहे होंगे। नो, इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस जब जीत के आते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रगल पहले होता है और हमने ये भी, वी डोंट वांट टू यू नो से दिस सिस्टम में भी जीत जाते हैं, लेकिन जब हमारे शो पे आते हैं ना उसके बाद फिर काफी आगे जाते हैं। तो वो जो सहूलियात वगैरह की जो बात हो रही होती है वो इंशाल्लाह इट कम्स इनटू फोकस और फिर कुछ हो ही जाता है उस हवाले से। अल्लाह हमारा मान रख ले और ऐसा ही हो। आपको पता है ना आज मैच डे है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और बेसिकली सीरीज तो हार चुके हैं, आपको पता ही है। तो व्हाइट वॉश से बचना है। क्यों? आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास भी है ढाका में ही। हमारे चेयरमैन जो है वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे भारत नहीं है अपेरेंटली, और वो शायद वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। सो उसकी भी बात हो रही है और भी बहुत बात होनी है, लेकिन हम इस मैच के बारे में जरा प्राइमरी डिस्कशन करें। अहमद शहजाद टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा अहमद, सीरीज के पहले मैच की कमजोरियां, खामियां सब ऑब्वियसली हमारी बात भी हो चुकी है। तो आपके मुताबिक गलत शॉट सिलेक्शन ने वो मैच हरवाया। क्या दूसरे मैच में भी मरकजी मुजरिम जो हैं वो बैटर्स ही रहे या आपको लगा कि कुछ और वजह भी थी?
नहीं देखिए, बरकजी मुजरिम बैटर नहीं हो सकते। जब आपको पता है कि पिच में थोड़े बहुत डीमंस हैं, पिच मुश्किल है, उसके बाद जब आपने शुरू के अंदर बांग्लादेश के 5 आउट कर लिए थे, आपके पास कोई नीचे से ऐसा बॉलर था नहीं जो रिप थ्रू कर जाए, ठीक है। उसके बाद जाकिर अली ने 50 किया नीचे से, और जो 35 मेहदी हसन ने किया वो क्रिमिनल है। आपने रूथलेस बनना था, ठीक है। आपने जब शुरू में जल्दी आउट कर लिए थे, आप 140 रन वहां पे उनसे नहीं करवा सकते थे। इसलिए हमने आपको बोला है कि आपने जो बॉलिंग अटैक भेजा है बांग्लादेश में वो सूटेबल नहीं भेजा है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी में है या आपके जो पाकिस्तान टीम के हेड कोचेज होते हैं, उनका ताल्लुक वास्ता किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट से नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपने प्लेयर्स को ओबलाइज करते हैं। अब आप देखें कि आपने अहमद दानियाल, ठीक है, उन्हें ठीक किया, लेकिन वो एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं टीम में, प्योरली अभी एज ए बॉलर नहीं खेल सकते। ऑलराउंडर वो कैसे खेलेंगे कि जब आपने इतने सारे ऑलराउंडर भरे हुए, 10वें नंबर पे अहमद दानियाल की बारी। अब हम सीरियस तो आ चुके हैं, अब आखिरी मैच है, क्लीन स्वीप से हमने बचना है। इमेजिन कीजिए टीम में क्या तब्दीली कोई सजेस्ट करेंगे आप कि हम जरा आज का मैच बचा लें? सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया कि आपकी बॉलिंग पूरी खेले और बैटिंग पूरी खेले। ये आधा तीतर आधा बटेर, ये कहीं का चक्कर नहीं है। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं। आप नवाज को खिला रहे हैं, नवाज की क्या परफॉर्मेंस है जिसपे आप लेके आए हैं उनको। आपने इब्रार को बाहर कर दिया है, आपका सुफियान मुकीम बाहर खड़ा हुआ है। तो आपने जो भी एक तो आपने बॉलिंग अटैक सिलेक्ट ठीक नहीं करके भेजा है, तो जो भी आपने भेजा है उसमें से तो बेस्ट टीम खिलाने का तरीका ये है कि पूरे बैट्समैन हो और पूरी बॉलिंग हो। तो आप तो ये कर ही नहीं रहे हैं चीजें, तो आपने यही करना है कि आपने जो है ना प्रॉपर बैट्समैन, और अगर अहमद दानियाल जिसने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन आप ये बांग्लादेश की कंडीशंस जहाँ पे जो हाईएस्ट रन है वो 53 है हमारे बैट्समैन के, तो वहाँ बॉलर्स को क्या अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, कोर्सेज को कोर्सेज के हिसाब से, अगर आपने अहमद दानियाल को खिलाना है तो वो एज एन ऑलराउंडर जरूर खेल सकते हैं, बिकॉज ही कैन। ओके, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, प्रॉपर बैटर। ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी है, इसके बाद आपको जल्दी से बता दें, और फिर एशिया कप भी होना है। मतलब वी रियली नीड उसकी मीटिंग में आज होनी है, एंड दैट इज इट, वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।